हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड में डीएलएड परीक्षा जो होने वाली है 30 नवंबर को, उससे संबंधित कुछ शिक्षण अभिरुचि के हम एमसीक्यू प्रश्न कर रहे थे। उसमें आज हम दूसरा यानी कि वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो आज हम लोग दूसरा वाला भाग करेंगे और ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में सीटेट के लिए और जो लेक्चरार की वैकेंसी आई है उसके लिए भी, एलटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, यूटेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप यदि नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों के साथ यदि कुछ बच्चे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शिक्षा का सच्चा उद्देश्य क्या है, ठीक है। यानी कि शिक्षा का जो सच्चा उद्देश्य क्या है, तो जीविकार्जित करना नहीं, नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, ज्ञानार्जन में सहायता करना या छात्रों को सर्वतोन्मुखी विकास करना। तो जो यानी कि सर्वतोन्मुखी विकास है, इसे करना क्या है, लक्ष्य है शिक्षा का। शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अध्यापकों का उच्च वेतन बिल्कुल गलत है। छात्रों का सतत मूल्यांकन, ठीक है, ये हो सकता है। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, ये ज़रूरत नहीं है। पाठ्यक्रम में संशोधन नहीं, छात्रों का सतत मूल्यांकन ये ज़रूरत है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा क्या है, तो एक पुस्तक है नहीं, व्यवसाय है नहीं, शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है नहीं, शिक्षा ज्ञान और अनुभव है, ये है। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह क्या है, केवल इन्हें समय बिताने वाली रही है, उपयोगी और मूल्यवान है, केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा दे रही है, या नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। देखिए ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमारा क्या हो जाएगा, उपयोगी और मूल्यवान रही है, तभी वो शिक्षा होती है, ठीक है। तो हम शिक्षा उसी को ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान होती है। उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, तो उत्तम शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति को अर्थोपार्जन में नहीं, व्यक्ति को विद्वान बनाने में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में नहीं, आत्मनिर्भर बनाने में, ठीक है, सर्वाधिक जो है सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सर्वाधिक किस चीज़ पर बल देंगे। तो किस चीज़ पर बल देंगे आप, शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को प्रचार प्रसार पर नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए कह सकते हैं, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, या शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये बी वाला सही होगा, ये हमारे सही नहीं होंगे। यदि बी वाला नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या चीज़ होता, हमारा डी वाला सही होता। हालांकि डी वाला उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी चुनना पड़े तो डी वाला सही हम कर सकते हैं। आपकी शिक्षा सफल है यदि, कैसे, उस सम्मान में वृद्धि होती है नहीं, आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, बिल्कुल यही सही होगा। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। नौकरी प्राप्त हो जाती है, लाभ मिलता है, ये गलत है सब। शिक्षा के लिए उपयुक्त है क्या, वर्तमान परीक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर परीक्षा पद्धति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, ठीक है। अब देखिए, जो आज आप सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो सेमेस्टर पद्धति जो है वो आज लागू की गई ना, तो ये सभी क्या हैं, ये गलत हो जाएंगी, सेमेस्टर पद्धति सही होगी। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है किसके द्वारा, स्थानीय जानकारी के द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारत के सांस्कृतिक ज्ञान द्वारा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब बराबर हैं, तो इसे और अधिक बनाया जा सकता है सांस्कृतिक ज्ञान के द्वारा। संस्कृति में इतिहास भी आ जाता है, स्थानीय जानकारियाँ भी आ जाती हैं, भौगोलिक ज्ञान भी आ जाता है, भाषाई ज्ञान भी आ जाता है, ओके। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है,
तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान, खेलकूद। सर्वांगीण विकास के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा, ठीक है, ये आवश्यक है। इसके बाद है सर्वांगीण विकास, यानी कि खेलकूद से सिर्फ शारीरिक विकास होगा, सिर्फ सांस्कृतिक ज्ञान से आपका जो है सामान्य तौर पर सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि, यानी समन्वित विकास का अर्थ क्या होता है? सबसे मिलजुल करके सहयोग कर कार्य करें, ऐसा हो सकता है। यानी समन्वित का मतलब है सब लोगों के साथ। वैज्ञानिक और व्यक्तित्व, यानी व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, नहीं, ये तो वैज्ञानिक व्यक्तित्व हुआ। व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके, हमारा यही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। उस सभी सहकर्मियों के साथ संतुलित स्थापित करना नहीं। प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता क्या है? यानी कि बुनियादी विशेषता इसमें है छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना, अर्थात यही हमारा सही होगा और कोई सही नहीं होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा, ठीक है, ही प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति है जिसमें छात्र अधिक से अधिक भाग लें। ओके, चलिए, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी, तो इसमें कसौटी होगी हमारी छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास नहीं, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, ये भी नहीं। इनमें से क्या है, यानी एक नहीं बल्कि क्या है, सभी की पूर्ति और संतुष्टि। ओके, तो यानी छात्रों की सभी की संतुष्टि जो है यानी कि होनी चाहिए। इसके बाद आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप है कि वे युवकों की आकांक्षाओं को संतुष्टि में सहायक हो, भावी समाज की रूपरेखा तैयार करें। कह रहा है आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप क्या है? तो भावी समाज की रूपरेखा तैयार करना नहीं, भावी समाज को तैयार करते हैं वो। विशेषज्ञों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली अपनाएं, ये भी नहीं। सामाजिक संगठनों के प्रतिरूप कार्य करें, ये भी नहीं। तो हमारा हो जाएगा युवकों की आकांक्षाओं को संतुष्टि में सहायक हो। आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या हो सकता है? आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है बालक में उत्तम आदतों का निर्माण हो सकता है। उत्तर उपाधियों का संकलन नहीं, जीवन यापन का प्रशिक्षण नहीं, पूर्वगामी महापुरुषों का अनुभव नहीं, ए हो जाएगा उत्तर हमारा। ओके, उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। घनी आबादी वाले क्षेत्र, नगर के बाहर, प्राकृतिक वातावरण में, निकटस्थ गांव में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्राकृतिक वातावरण में किया जाना चाहिए। इनमें से ये प्राकृतिकवाद यानी प्रकृतिवादी सिद्धांत है। इनमें से लक्ष्य वर्तमान निम्न में से लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, ठीक है। फिर है बालकों को संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना, बालकों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना, मनोरंजन प्रदान करना। देखिए, मनोरंजन उत्सुकता प्रदान करना, स्वास्थ्य ज्ञान, संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना। लेकिन बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, ठीक है, ये शिक्षा से इस शिक्षा के एक लक्ष्य नहीं है, ठीक है। समाजोन्मुखी शिक्षा है, ठीक है। वर्तमान भारत में उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य वह बालकों में क्या करे? वह बालकों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति का विकास करे, बिल्कुल गलत है। शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करे, हो सकता है। आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करे, नहीं। कोई भी व्यवहार आरोपित ना करे, नहीं। शैक्षिक क्षमताओं में क्या करे? वृद्धि करे। शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है, ठीक है, मानवीयता, चारित्रिक योग्यता, आत्मानुभूति या आर्थिक प्रबुद्धता, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है यानी कि ध्यान से यदि देखें तो इसमें 7 सूत्रों में से सब जो केंद्रीय जो यानी कि गुण है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चारित्रिक योग्यता ये तो आएगी ही आएगी, आर्थिक प्रवृत्ति ये भी आएगी, आत्मानुभूति ये भी आएगी। लेकिन जब इनमें सब में क्या हो, कौन सा गुण हो? मानवीयता का गुण हो, ठीक है। तो मानवीयता जो है ये इसका क्या है? केंद्रीय गुण है। आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं? ओके, चलिए देखते हैं।
छात्रों को कक्षा में सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करने के समान अवसर प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमारा सही ये भी हो। छात्रों को नियमानुसार नियंत्रण में रखा गया हो, नहीं ये गलत है। ठीक है, नियंत्रण तो होने नहीं चाहिए। छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। ओके, इसके बाद है केवल एक छात्र समूह को निर्णायक, ठीक है, केवल एक छात्र जो समूह है उसको निर्णायक जो निर्णय लेने हैं उन पर क्या करना, स्वतंत्रता प्रदान की गई हो, केवल एक छात्र समूह को नहीं। ओके, चलिए पहला वाला देख लेते हैं। छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर प्रदान करना, सभी सदस्यों नहीं, ध्यान दीजिएगा, सभी सदस्यों नहीं, अध्यापकों के साथ अंतःक्रिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही होगा क्या, प्रजातांत्रिक मूल्य। कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व है, किस पर उत्तरदायित्व है, प्राध्यापक पर, बिल्कुल नहीं, शिक्षकों पर, हो सकता है शिक्षक एवं छात्रों पर, बिल्कुल ये सही है, कक्षा की बात कर रहा है तो यानी छात्रों पर होता तो शिक्षकों पर होता, ठीक है, तो छात्र यानी शिक्षक और छात्रों पर, ठीक है। मूलभूत जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन का उत्तरदायित्व तो इन्हीं पर आता है। शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है, तो शिक्षक का जो विद्यालय है उसमें सर्वोच्च कार्य कौन सा है, चलिए, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का अनुशासन संबंधी पेनी प्रबंध करना, छात्रों का शिक्षण करना, छात्रों का उपचार करना, तो उपचार और शिक्षण और अनुशासन नहीं, मार्गदर्शन करना। यानी वर्तमान में अध्यापक सिर्फ एक क्या माना जाता है, मार्गदर्शक माना जाता है। वर्तमान के संदर्भ में देखिए आप लोग, इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, ठीक है, शिक्षकों के लिए कौन सा कार्य अनुपयुक्त माना जाता है, छात्रों के माता पिता के व्यवसाय संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना। अब इसमें भी कोई बात है क्या, ठीक है, तो आपका यही वाला हो जाएगा, छात्रों की उचित देखभाल करना है, अभिलेख तैयार करना है, छात्रों के लिए दैनिक पाठ्य योजनाएं तैयार करना, ये भी है, अनुचित लाभ नहीं प्राप्त करना ना। शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य क्या है, शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है छात्रों को गृह कार्य देना और उसकी नियमित जांच करना। सार्थक और प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहा है, छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण का जो सार्थक और प्राथमिक उद्देश्य है वो गृह कार्य देना और उसकी नियमित जांच करना, ये है नहीं। छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, ठीक है, ये भी नहीं है। छात्रों का मूल्यांकन करना और छात्रों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना, ठीक है। तो छात्रों का मूल्यांकन करना शिक्षण का सार्थक और प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है, ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य फिर हमारा ये होगा छात्रों का मूल्यांकन करना। उपर्युक्त प्रश्न के अंतर संदर्भ में शिक्षक का मूलभूत दायित्व क्या होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए। उपर्युक्त प्रश्न के संदर्भ में छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों की योजना तैयार करना, छात्रों के संचयी अभिलेख तैयार करना, छात्रों के अभिभावकों के साथ मानवीय रिश्ते स्थापित करना, छात्रों की नवीन शिक्षण पद्धतियों से पढ़ाना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, छात्रों को नवीन शिक्षण पद्धतियों से पढ़ाना, हमारा यही वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक सेकंड, छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों की योजना तैयार करना, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा। छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों की योजना तैयार करना, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किसने किया था, यानी किस स्तर के लिए किया गया है, प्राथमिक स्तर, हाई स्कूल स्तर, विश्वविद्यालय स्तर या सभी स्तरों के लिए, ठीक है। तो किसके लिए किया गया है,
खोज पद्धति, तो ये हाई स्कूल स्तर के लिए किया गया है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर अनुकरण पद्धति, विश्वविद्यालय स्तर पर प्रायोगिक यानी कि जो है वो पद्धति। प्रौढ़ शिक्षा क्या है? प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, विद्यालय जाने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। तो इसमें है निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए। नोट करिए, उम्र होनी चाहिए 15 से 35 वर्ष तक के लिए, यानी विद्यालय न जाने वाले और निरक्षर लोगों के लिए इतने से उम्र को हम प्रौढ़ मानते हैं और उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए नोट कर लीजिए, इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रौढ़ शिक्षा की उम्र क्या है? 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के, ठीक है, व्यक्ति। प्रौढ़ शिक्षा निम्नलिखित पद से संबंधित नहीं है। निरक्षरता उन्मूलन बिल्कुल है। उपचार परक शिक्षा का आयोजन, ये भी सही है। व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन, ये भी सही है। राजनीतिक शिक्षा का आयोजन नहीं, राजनीतिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए किसी को भी, किसी भी स्तर पर। प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व तो क्या होना चाहिए? तो इसके लिए उत्तरदायी होता है उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास, व्यक्तिगत भिन्नताओं का नहीं, सरकारी पराधीनता का विकास नहीं, समान नागरिक संहिता का विकास नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास। विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध पद हैं। ठीक है, विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध इसमें कौन सा, ठीक है, पद है? विद्यालयों का राजनीतिकरण, बिल्कुल यही हो जाएगा, राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालयों द्वारा सामाजिक कार्य करना, सही है। निम्न स्तरीय, विद्यालयों द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, ठीक है, और जो है ना विद्यालयों से व्यावसायिक अवसरों का निर्माण, ये सब हैं, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। निम्न स्तरीय कार्य का मतलब है जैसे कि बच्चों से क्या करवाया जाए, उनको स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए कहीं पर भी मलिन या गंदी बस्तियों में ले जाए, सफाई कार्य करवाया जाए। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो चुनौती होती है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना नहीं, छात्र को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें, ये भी नहीं है। चलिए और पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, यही सबसे ज़्यादा समस्या है कि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे रुचिकर बनाएं, जिससे कि बालक को एक बार में ही समझाने के बाद समझ में आ जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, ये तो बिल्कुल सही है। कला भी है, विज्ञान भी है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। शिक्षक जन्मजात होते हैं, उपर्युक्त सभी। सही नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षक क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, नहीं, दार्शनिक जन्मजात होते हैं, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षक जन्मजात होते तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों होती? एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी कि विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो अध्यापक क्या प्रतिक्रिया करेगा? उसे पाठ याद करने के लिए डांटना तो बिल्कुल नहीं है। उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना हो सकता है, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना, या गलत उत्तर को छोड़ करके अगला प्रश्न पूछना। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ठीक है, तो उसमें यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वो होनी चाहिए उत्तर गलत क्यों है उसे क्या करना, समझाना। ओके, चलिए अगला है, मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगा, अध्यापक सिर्फ पढ़ना चाहेगा। तो इसमें चित्रकारी करना है, सोना, फिल्म देखना, लेखन, चुनाव प्रचार और गपशप, ये गलत है। पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना हो सकता है। बागवानी करना, खाना बनाना, कपड़े सिलना। ठीक है, सी वाला यानी पढ़ने की बात आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर।
मुझे विश्वास है कि अध्यापन व्यवसाय के लिए अब अध्यापन व्यवसाय के लिए क्या चाहिए, उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है, परिश्रम आवश्यक नहीं है, प्रशिक्षण आवश्यक है, और प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है तो प्रशिक्षण आवश्यक है, यही है। ओके, नहीं होता तो आप लोग डीएलएड क्यों करते, बीएड क्यों करते। यदि दो छात्राएं आपस में झगड़ रही हों तो आप क्या करेंगे, वहाँ से चुपचाप चली जाएंगी, गलत है। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगी, वो दोनों को डांट कर अलग कर देंगी या दोनों की पिटाई करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर होना चाहिए, ठीक है, पिटाई करेंगी बिल्कुल नहीं है, प्रधानाचार्य को सूचित नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे आप, डांट कर अलग करेंगे। आप सबसे अच्छा यहाँ पर उत्तर यही है, दोनों को अलग करेंगे डांट करके, फिर उनको समझाएंगे। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है और आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर है, उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। और आगे पढ़ें नहीं पढ़ें कोई बात नहीं है, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, नहीं, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, नहीं, अभिभावक से शिकायत करना चाहिए, नहीं, आप अध्यापक इसलिए हैं। फिर छात्रों के में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग क्या है, दंड, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। शिक्षण विधि में सुधार, कक्षा से चले जाना ये भी गलत है, शिकायत करना ये भी गलत है, सबसे अच्छा है शिक्षण विधि में सुधार करना। ओके, अध्यापक सम्मान पाता है जो राजनीति में रुचि लेता है, बिल्कुल नहीं, जो धन अर्जित करने में अधिक रुचि लेता है, नहीं, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है और जो धर्म में रुचि रखता है, ये नहीं। यानी कि विषय पर जितना अच्छा क्या होगा, पकड़ होगा, उतना ही अध्यापक सम्मान प्राप्त करेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो क्या हो, प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, सामान्य हो, सभी प्रकार के हों। तो आप लोग जानते हैं कि शिक्षक को कैसे व्यक्तियों को पढ़ाना चाहिए, कैसे छात्रों को, जो सभी प्रकार के हैं, चाहे प्रतिभाशाली हो, मध्यम बुद्धि हो, सामान्य हो, सबको पढ़ाया जाना चाहिए। ओके, तो गाइज ये थे हमारे 40 प्रश्न, और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो जो है ना एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, आशा यही है। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, और यदि किन्हीं और टॉपिकों पर MCQ या इसी तरह से आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वो उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यानी हम कई लेकर के आएंगे इसी तरह के जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।